ये बताइए कि आप अगर इतनी सीटें मांग रहे हैं, 400 सीटें मांग रहे हैं जनता से, तो योजना क्या है आपकी? करना क्या चाहते हैं आप इतनी सीटों का? मैं तो 542 की 542 में हमारे विचार वाले लोग ऐसा चाहता हूं। देखिए, पार्टी का विस्तार और योजना, इसको शंका से नहीं देखना चाहिए। हमने हमारा संकल्प पत्र कोई छिपा नहीं रखा है ना, देश के सामने है। हमने कहा है कि हम यूसीसी लगाएंगे, हमने कहा है 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे, हमने कहा है नए 3 करोड़ घर बनाएंगे, हमने कहा है हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, हमने कहा है हर घर में पाइप से गैस पहुंचाएंगे, हमने कहा है पीएम सूर्य घर योजना से देश के करीब करीब 1 करोड़ लोगों का बिजली का बिल शून्य कर देंगे, हमने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाकर वीमेन लेड डेवलपमेंट करेंगे। यही करना है और क्या करना है। पर इसके लिए 400 सीटों की जरूरत नहीं है, वो तो आप बहुमत से कर सकते हैं। तो आपका ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें कम कर दे क्योंकि दिव्यांग को तकलीफ है? अरे भाई, कोई भी पार्टी अपना विस्तार ही करना चाहती है। हमने अच्छा काम किया इसलिए अधिकार से वोट मांग रहे हैं। भारत की जनता के वोट पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। ये बताइए कि अगर घोषणा पत्र की बात करें तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें कई लोग लुभावन चीज़ें हैं। उन्होंने नौकरियां देने की बात की, उन्होंने 400 रुपये दिहाड़ी मनरेगा के लिए करने की बात की। इसी सवाल कांग्रेस वालों को आपके माध्यम से पूछता हूँ जी। इंदिरा जी ने 3 पीढ़ी पहले कहा था, कांग्रेस पीढ़ियों से चलती है इसलिए कहता हूँ, ये 4थी पीढ़ी है इनकी। 3 पीढ़ी पहले कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। क्या हुआ? मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में 60 करोड़ परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, 14 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट नहीं था, 10 करोड़ लोगों के घर में गैस नहीं था, देश के 7 करोड़ लोगों के पास घर नहीं था, घर में खाना नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। पहले आपकी दादी जी ने कहा था आप हटा नहीं पाएंगे। आपके वादों पर कौन भरोसा करेगा भैया, बताओ? कोई भरोसा नहीं करता। पर जैसे 30 लाख नौकरियां हैं, दिहाड़ी बढ़ाने की बात है, इस तरह की चीज़ें बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं दिखती हैं, लोक लुभावन चीज़ें। नहीं, हमने करा है। मोदी जी ने अभी 1 साल में 10 लाख नौकरियां दी 2023-24 में। हमने तो कर कर दिखाया है और ये तो ड्यूटी है। एक और जो महत्वपूर्ण एक बहुत ये मुद्दा है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस की पार्टी है सीपीएम, उसने कहा कि वो परमाणु हथियारों को नष्ट करेगी। देखिए, अब कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं है, परंतु मुझे दुख इस बात का है कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति नहीं की है। देश की सुरक्षा के साथ इस तरह की लूज बातें कर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे अकेले से परमाणु शस्त्रों से मुक्त होने से क्या विश्व में शांति हो जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं कम्युनिस्ट पार्टियों को, क्यों ये सलाह रसिया और चाइना को नहीं देते हो? क्यों पाकिस्तान को नहीं देते हैं? और क्या मकसद है? ये इरिलेवेंट हो चुके हैं दिव्यांग जी, पूरी दुनिया में इरिलेवेंट हो चुके हैं, भारत में भी इरिलेवेंट हो चुके हैं। मगर आप जैसे गिने चुने पत्रकार रह गए हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी को ध्यान से पढ़ते हैं। मैं तो सबको पढ़ता हूं। नहीं, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, इसको मान लेना ठीक नहीं है। मैं ही कहता हूं कि ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि इनके पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, फिर आप ये कहते हैं इनकी सरकार आएगी तो हर साल एक नया प्रधानमंत्री आएगा। किसी इंडिया अलायंस के नेता ने ही कल कहा है कि हमारे 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बनेंगे। शायद योजना हर साल 1 की होगी, परंतु अभी 3 तो बोल ही गए। मैं नहीं कहता। इसमें आपका जो प्रचार है उसमें बहुत ये देखा जा रहा है अमित जी कि एक तरीके से आप कांग्रेस का डर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो ऐसे कर देगी, कांग्रेस आएगी तो ये बिगाड़ देगी, शरिया कर देगी। ऐसा क्यों नहीं है कि बीजेपी जो अपना काम किया उसकी बात करे? वो तो वो हम बोलते ही है, परंतु ये हमारी एक भी बात कांग्रेस पर थोपी हुई नहीं है।
कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ की बात करी है, तो इंटरप्रिटेशन तो होगा ही होगा। देश की जनता के सामने ये बात रखना हमारा दायित्व है भाई। संजय सिंह बेल पर बाहर आ गए हैं, मुखर हैं, कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो ईडी का इस्तेमाल करते हैं उनको दबाने के लिए, विपक्ष पर हमला करने के लिए, विपक्ष के खिलाफ आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं। इस आरोप को मैं आपको बताता हूं, कम से कम आप पार्टी ने बोलना नहीं चाहिए। आप पार्टी का पूरा चरित्र मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इन्होंने कहा था हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। अन्ना बेचारे रह गए साइड पर, इन्होंने दल बना दिया। फिर उन्होंने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी। बंगला लिया तो लिया, सरकारी बंगले को तोड़ मरोड़ कर करोड़ों रुपए का खर्च कर कर शीश महल बना दिया। इन्होंने कहा था हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अब खुद भ्रष्टाचार के मुकदमे में धर लिए गए। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, मगर अरेस्ट होने के बाद भी इस्तीफा देने की मॉरल ताकत नहीं है। वो ऐसा मानते हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा तो मेरी पार्टी बिखर जाएगी। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी आरोप में अरेस्ट हुआ तो मॉरल ग्राउंड पर उसने पहले इस्तीफा नहीं दिया। और हमारा संविधान में भी इसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता की कभी कल्पना ही नहीं की थी कि कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाए और इस्तीफा ना दे। तो ऐसा प्रोविजन भी नहीं करा कि इस्तीफा देना पड़ेगा। सब ऐसा मानते हैं तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है, हो ही जाएगी। केजरीवाल की कल्पना, इस तरह की निर्लज्जता की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं करी थी। तो क्या सरकार को बर्खास्त करने की कोई बात आप सोच रहे हैं? कोई हम कुछ नहीं सोचते हैं, ऐसा हमने कहा भी नहीं। क्या कर सकते हैं आप ऐसा? कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस दिशा में कोई गया ही नहीं है। अब उनको जनता इस्तीफा कराएगी, हम नहीं कराएंगे तो कभी ना कभी। केजरीवाल की जहां तक बात है, वो ये कहते हैं कि उनको सिर्फ एक बयान पर फंसाया गया, जेल में रखा गया। औरो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी हैं, उन्होंने नवंबर 22 में उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 5 करोड़ बीजेपी को दिए, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद उन पर वो जेल से बाहर निकले, उनको अप्रूवर बनाया गया, उनको माफ़ी मिली, केजरीवाल जेल चले गए। इस सब में अप्रूवर बनाने से माफ़ी नहीं मिलती है, केस चलता है। ये गलत फहमी फैलाई जा रही है। और सवाल इनके खिलाफ क्या सबूत है, ये हाई कोर्ट में अप्रिशिएट हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ सबूत है, उनकी केस को खारिज कर दिया गया है। अब मीडिया की जगह उनमें उन्होंने कोर्ट में जिरह करनी चाहिए। पर एक बात ये भी है कि जो पीएमएलए कानून है वो बहुत कड़ा कानून है, कड़ा ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इसमें आप कर क्या रही हैं जांच एजेंसी, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाते रहिए, लोगों को गिरफ्तार करते रहिए, केस की इन्वेस्टिगेशन चलाते रहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो भी टिप्पणियां हैं, इस पर जरूर सरकार और ईडी ने सोचना चाहिए, समय मर्यादा तय करनी चाहिए या, परंतु ईडी के कानून को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये कानून ऐसे ही रहना चाहिए? जी, धन शोधन के मामलों में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के मामलों में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का तो ये आरोप है कि आप उन्हें तोड़ना चाहते हैं, उन्हें खत्म ही कर देना चाहते हैं, इसलिए आपने उनके एक के बाद एक नेता, कई मंत्री उनके आज जेल में हैं और कोई भी छूट नहीं रहा है। ऐसा है भाई, इमरजेंसी से ज्यादा बड़ा प्रयास इस देश में विपक्ष को खत्म करने का हुआ ही नहीं, फिर भी कोई खत्म नहीं हुआ। और हम तो भुक्तभोगी है इमरजेंसी के, हम ये सत्य को जानते हैं। ऐसा प्रयास करना ही बेईमानी है और कोई नहीं कर रहा है ऐसा प्रयास। मगर आप भ्रष्टाचार करते जाओ, बेइंतहा भ्रष्टाचार कर दो और आपको कोई हाथ न लगाए क्योंकि आप शोर मचाओगे, ऐसा भी नहीं चलता है। भ्रष्टाचार की ही बात करें,
अमित जी, तो देखिए कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ने वाले हैं, एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उसको बताया। इधर हम देख रहे हैं कि जब से चुनाव की घोषणा हुई, आपने बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल कर लिया। क्या आपको नहीं लगता इससे आपका जो स्टैंड है, एक जो आपको अलग दिखती थी पार्टी बाकियों से, अब आपके यहाँ भी बहुत सारे भ्रष्टाचारी आ गए हैं पार्टी में, तो आपका डाइल्यूट होता है स्टैंड? जरा भी स्टैंड डाइल्यूट नहीं होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, मैं कई बार कई साक्षात्कार में कह चुका हूं, हमने एक भी केस विड्रॉ नहीं किया है। सारे केस अपनी जगह पे हैं, कोर्ट के सामने है और कोर्ट को उसको अप्रिशिएट करना है। सारे चार्जशीट्स भी हो चुके हैं।